नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हिसाब किताब के नए एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत सरकार ने देश के महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया है और इस कड़ी में मंडी से चौधरी चरण सिंह स्वामीनाथन जी को और मार्केट में बड़ा बदलाव करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। आज हिसाब किताब में इन्हीं पर चर्चा करेंगे, नरसिम्हा राव पर चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने मार्केट में बड़ा बदलाव किया, आपको और मुझे कैसे फायदा हुआ। और इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि भारत सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया है, लेकिन 1991 में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बदलाव किया उन्होंने कि उनको ये भारत रत्न मिला? देखिए श्रेया, हिसाब किताब में हम बार बार 1991 का जिक्र करते रहे हैं अभी तक जब भी हमने इस पर बातचीत की है। तो 1991 अगर मैं इस साल में जाऊं तो ये बहुत ही अनिश्चितता वाला साल था। और मैं अनिश्चितता वाला साल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1989 में चुनाव हुए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर उनकी सरकार गिर गई, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, तो उनकी भी सरकार 1991 में गिर गई। और जब चुनाव हुए तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई चुनाव प्रचार के दौरान ही। तो मतलब इतनी अनिश्चितताओं के बीच में ये चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी तो एक अल्पमत की सरकार बनी। अभी तो हम बहुमत की सरकार देख रहे हैं 2014 से, जब एक ही पार्टी को पूरा बहुमत मिला हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, उसको बाकी सहयोगी की मदद से सरकार बनानी पड़ी। तो ये जो सरकार बनी तो नरसिम्हा राव, जो कि लगभग अपने रिटायरमेंट में जा चुके थे, लौटने वाले थे आंध्र प्रदेश में, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। तो मनमोहन सिंह के पास भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे, वो अर्थशास्त्री थे, सरकारी पदों पर रह चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई राजनीति में कदम नहीं रखा था। तो इस जोड़ी को हमने देखा कि इनको ये जिम्मेदारी मिली देश के वित्त मंत्री की और प्रधानमंत्री की। तो जब जुलाई 1991 में जब बजट पेश किया मनमोहन सिंह ने जिस दिन, तो उसी दिन देश में, जिसको हम लाइसेंस परमिट राज या कोटा राज कहते हैं, उसको इस बजट से खत्म कर दिया गया। और ये मानते हैं बहुत सारे लोग कि देश को जैसे 1947 में आज़ादी मिली थी हमको, तो जो हमको आर्थिक आज़ादी मिलने की शुरुआत हुई वो जुलाई 1991 में जब ये मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया या नरसिम्हा राव सरकार ने जो बड़े बदलाव लाए, उसके बाद से ये हमें आर्थिक आज़ादी 1991 में जाके मिली। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही अनिश्चितताओं वाला साल था और उसमें ही ये फैसले, बड़े फैसले लिए, और ये सिर्फ मार्केट को ही नहीं बदला, इसने पूरे देश को बदल डाला। सर, अनिश्चितता वाला साल क्यों था? ये हालात कैसे पैदा हुए सर 1991? नहीं, तो एक तो राजनीतिक अनिश्चितताओं की मैंने बात की, जैसे कि भाई अगर आप सोचिए कि 1984 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या कर दी गई, फिर उनके बेटे राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, हालांकि वो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। एक तो राजनीतिक अनिश्चितता थी, और जो आर्थिक अनिश्चितता थी वो ऐसी अनिश्चितता थी जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है कि हमारे पास डॉलर्स होते हैं हमारे देश में, तो वो डॉलर से हम विदेश में जो चीज़ें खरीदनी होती है उसका हम बिल पे करते हैं। तो हमको पेट्रोल लेना है या हमको कोई भी सामान का आयात करना है, तो उसके लिए जो हम पैसे चुकाते हैं वो विदेशी मुद्रा में चुकाते हैं। तो वो इतना खाली हो चुका था कि सिर्फ 3 हफ्ते का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। यानी अगर वो उसको और भरा नहीं जाता तो हो सकता है कि देश में पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं होते। जैसे आपको याद होगा कि अभी श्रीलंका में पिछले साल ये हालात हो गए थे कि उनके पास पेट्रोल लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो एक तो राजनीतिक अनिश्चितता थी और एक ये थी आर्थिक अनिश्चितता। तो इसको दूर करने के लिए हमारे देश में जो सोना था उसको भी गिरवी रखना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, कि वो सोना गिरवी रख के हमको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ कर्जा मिलेगा। और दूसरा जो बड़ा एक ये था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, इनसे हमें कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे, विदेशी मुद्रा ही नहीं थी। तो इन्होंने जब तक विदेशी मुद्रा में हमको कर्ज नहीं दिया तब तक हमारा कोई काम नहीं था। तो इन अनिश्चितताओं के बीच में आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी जो हमें माननी पड़ी, और इन्हीं शर्तों के चलते ये जो बड़ा बदलाव हम जिसको कहते हैं मार्केट में हुआ, एलपीजी जो रिफॉर्म कहते हैं जिसको हम, या जो लाइसेंस कोटा परमिट खत्म हुआ, ये दरअसल हमारी मजबूरी भी थी एक तरह से, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो देश
एक तरह से कंगाल हो गया था, क्योंकि हमारे पास बाहर से कोई सामान मंगवाने के लिए विदेशी मुद्रा ही नहीं बची थी। जी सर, बिल्कुल सर। लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन कारोबारी जो है वो 1991 में आज़ाद हुए। 1947 से लेके 1991 तक देखें तो कारोबारी के लिए माहौल कैसा था? नहीं, तो मैं सिर्फ ये बात कारोबारियों के लिए नहीं श्रेया, ये ग्राहकों पर भी लागू होती है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक गुलामी का डर था। हम वापस जो कोई विदेशी चीज़ थी उससे बहुत डरते थे। तो चाहे वो विदेशी कंपनी हो, क्योंकि किसी भी चीज़ विदेशी से हमारे जो उस समय के शासक थे, तो उन्होंने ये जो रास्ता चुना अर्थव्यवस्था के लिए, उन्होंने, हमने स्कूल की किताब में पढ़ा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि भाई सरकार भी काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। ऐसे तीन तरह के, मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी कारोबार करेगा तो या तो सिर्फ सरकार ही करेगी किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा, और कहीं दोनों काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के सरकार का बड़ा कंट्रोल था कि कितना सामान कोई कंपनी बनाती है, कितने स्कूटर कोई कंपनी बना सकती है, कितनी कारें कोई कंपनी बना सकती है, उसका एक कोटा तय होता था, वो सरकार उसकी अनुमति देती थी। दूसरी बात ये होती थी कि उसका दाम कितना होगा, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। मान लीजिए अगर आपको कोई आज सामान बनाना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। तो सब लोग, बाबू लोग तय करते थे कि भाई कितना सामान बनेगा, उसका दाम क्या होगा, कौन बनाएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी। उसमें भ्रष्टाचार भी होता था। तो इस सब का नतीजा क्या हुआ कि अगर आप 1991 से पहले की बात देखेंगे तो देश में हर चीज का अभाव होता था, हर चीज की वेटिंग लिस्ट होती थी। वेटिंग लिस्ट कैसे होती थी कि मान लीजिए अगर आपको बजाज का स्कूटर उस समय बहुत मशहूर होता था, अब तो लोग जानते हैं उसको एक मोटरसाइकिल कंपनी के तौर पे, लेकिन जो बजाज का स्कूटर होता था उसके लिए कई 2-2, 3-3 साल तक वेटिंग लिस्ट होती थी कि आपने अगर मतलब बुकिंग कर दी है तो स्कूटर बाद स्कूटर मिलेगा। और उसमें प्रीमियम कहते थे या ब्लैक में, अगर आपको ब्लैक में ज्यादा पैसे देंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए रसोई गैस का सिलेंडर है, वो सरकार देती थी, तो वो भी वेटिंग लिस्ट होती थी सिलेंडर लेने के लिए। टेलीफोन का जो कनेक्शन होता था वो भी सरकार देती थी, तब तो MTNL और BSNL भी नहीं था, तब दूरसंचार विभाग ही ये काम करता था। तो वो फोन लेने के लिए भी आपको एक वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ता था कि जब वो नंबर आएगा तब आपको फोन मिलेगा। तो हर चीज के लिए कमोबेश आपके एक तरह से वेटिंग लिस्ट होती थी। दूसरी बात क्या थी कि जितने भी ज्यादातर हमारे क्षेत्र थे, बैंक थे वो सरकार चलाती थी, पेट्रोलियम कंपनियां सरकार चलाती थी, इंश्योरेंस कंपनियां सरकार चलाती थी, हवाई जहाज सरकार चलाती थी। तो कोई प्राइवेट सेक्टर के पास कोई वहां पर जाने का स्कोप ही नहीं था, मतलब कानूनन वहां पर जाने के लिए अनुमति ही नहीं थी इन क्षेत्रों में। तो हर चीज सरकार करती थी, तो कहीं ना कहीं उसमें अकार्यकुशलता आ जाती थी या इनएफिशिएंसी होती थी। और उसका खामियाजा, जैसे अभी भी लोग चुटकुले बनाते हैं सरकारी बैंकों के बारे में कि भाई SBI में जाके लंच टाइम हो गया, आपका नंबर आ गया। तो ये लंच टाइम उस समय तो और मतलब मजबूरी थी, उसमें तो कोई मजाक भी नहीं बना सकता था क्योंकि ये मजबूरी थी। तो ये कुल मिलाकर 1991 तक जो हालात थे ये इस बजट के बाद से या जो पॉलिसी चेंजेस के बाद में बदल गए, और आज जो आप देख रहे हैं वो ऐसी स्थिति नहीं है। जी सर, बिल्कुल सर। आपने LPG रिफॉर्म्स की भी बात की। हम तो ज़्यादातर सुनते हैं LPG सिलेंडर सुनते हैं। सर आपने अपने हिसाब किताब के लेख में भी LPG का जिक्र किया, वो मैं चाहती हूँ कि एक बार दर्शकों को समझाएं कि LPG क्या है। तो देखिए LPG मतलब जैसा आपने कहा कि कोई वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है या LPG सिलेंडर नहीं है। अब तो वो भी कम हो गया, लोग अब तो पाइप गैस लगा है। तो पॉइंट ये है कि LPG का मतलब ये हुआ कि लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, L के लिए, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये LPG का फुल फॉर्म हुआ एक तरह से। तो लिबरलाइजेशन इस तरह से हुआ कि भाई जो सरकार हर सेक्टर में सिर्फ सरकार घुसी हुई थी हर कारोबार में, तो सरकार ने एक तो ये तय किया अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि हमारे जो 4 सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके अलावा हम, जैसे एटॉमिक एनर्जी हुए या डिफेंस हुए, इसके अलावा हम बाकी सभी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर को आने की आज़ादी होगी, उनको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, कोई परमिट नहीं लेना पड़ेगा। तो इसके बाद में एक तरह से जो भारत का प्राइवेट सेक्टर था उसको एक आज़ादी मिल गई, जो भारत के कारोबारी थे, कि वो किसी भी क्षेत्र में जहां भी उनको ठीक लगे वो जा सकते थे। तो एक तो ये लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण किया गया, जो सरकार की पक्की पकड़ थी उसको थोड़ा ढीला किया, खोला गया उसको। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि जिसके वजह से आज इतनी सारी कंपनियां हर क्षेत्र में कंपटीशन है। तो ये उस लिबरलाइजेशन का ही परिणाम था। जी
दूसरी बात हुई प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब मैंने जैसे कहा ना आपसे कि हर चीज सरकार ही करती थी। बैंक सरकार चलाती थी, एयरलाइन सरकार चलाती थी, इंश्योरेंस कंपनी चलाती थी, पेट्रोलियम चलाती थी। तो सरकार ने इन अभी भी देश में करीब 250 सरकारी कंपनियां हैं, लेकिन अब इसकी सारी जरूरी नहीं कि हर कंपनी की जो मालिक है सरकार है, उन्होंने जो स्टेक सेल कर दिया, अपना शेयर बेच दिए। मतलब LIC देखा हमने, जैसे LIC तो अभी हुआ जाके देखा, लेकिन जितने भी बैंक है, SBI है और भी तमाम तरह के बैंक है, इसमें सरकार ने अपने पास अभी भी मेजोरिटी शेयर होल्डिंग रखी हुई है, लेकिन उनको बेचा हुआ। तो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ कि सरकार को कारोबार नहीं करना चाहिए, सरकार जो है ऐसा माहौल बना जिसमें कारोबार हो सके, लेकिन सरकार को खुद काम धंधा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। और मैंने जैसे लिखा भी था कि सरकार ब्रेड भी बनाती थी, मॉडर्न ब्रेड नाम का एक आती थी, अगर आप लोगों को याद हो। फिर बाद में वो कंपनी खैर हिंदुस्तान लीवर को बेच दी गई, फिर वो भी शायद अब मुझे पता नहीं किस स्थिति में है, लेकिन सरकार ब्रेड भी बनाती थी, सरकार हवाई जहाज भी चलाती थी। तो सरकार सभी करती थी, सभी लोग सभी चीजें करती थी। तो ये प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा, किया गया बल्कि। और तीसरी चीज थी ग्लोबलाइजेशन। तो पहले जैसे मैंने कहा ना कि हमारे अंदर एक डर था, हमारे अंदर क्या डर था कि हमको विदेशी अगर कोई यहाँ आ जाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम गुलाम हो जाएंगे। तो ये बात जो ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमने अपने देश के जो दरवाजे हैं वो विदेशी कारोबार के लिए खोल दिए, कि वो हम भी अपना माल एक्सपोर्ट करते, तो उसके लिए भी पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप सामान बाहर नहीं भेज सकते, या कोई सामान आप विदेश से मंगवाते थे तो उसमें भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते थे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली हटा दिए गए ग्लोबलाइजेशन के बाद, और भारत ने तरह तरह के जो ट्रेड समझौते हैं दुनिया भर के देशों में या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो समझौते किए। तो ये कुल मिला के LPG रिफॉर्म जो है, ये 3 रिफॉर्म नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने किए। और उस समय लोगों ने, लेफ्ट की पार्टियों ने या और दलों ने इसको काफी विरोध भी किया कि देश बिक गया, फिर से गुलाम हो जाएगा, हम पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप मुड़ के देखते हैं तो उसी ने आज हमारा देश बदल दिया है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये पूरा LPG समझाया, कैसे लाइसेंस राज खत्म हुआ, प्राइवेटाइजेशन का क्या असर पड़ा। लेकिन सर शेयर बाजार के लिहाज से समझाइए कि ये शेयर बाजार के लिए कितना बड़ा बदलाव था। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि शेयर बाजार पहले सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास पैसे थे, ये बहुत सिर्फ अमीर लोगों के लिए था। तो मैं बिल्कुल, अगर एक बदलाव तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले जब शेयर बाजार में कारोबार होता था तो वो जो उसको दलाल स्ट्रीट कहते हैं, या जो BSE की बिल्डिंग है, उसकी आपने अगर फोटो देखी होगी, या जैसे आपने कहा कि हर्षद मेहता का जो वेब सीरीज है उसमें देखा होगा, तो वो एक हॉल में ट्रेडिंग होती थी। मतलब ट्रेडिंग मतलब लोग चिल्लाते थे, जैसे आपस में मंडी में जाकर आप सौदे करते हैं कि मुझे रिलायंस का शेयर बेचना है, तो मैं अपना भाव बताता था और आप अपना भाव बताती थी। अगर आपको पसंद आया तो हमने पर्ची एक्सचेंज कर ली और हमारा काम होता था। तो पहली बात तो ये जो फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, और दूसरी बात क्या होती थी, उसमें काफी घोटाले भी होते थे। कई बार बोगस सर्टिफिकेट आपको किसी ने थमा दिया, तो आपने पैसे तो दे दिए लेकिन शेयर सर्टिफिकेट ही मिला ही नहीं, असली नहीं था, नकली था, जो भी था। तो कुल मिला के ये जो सारी जो ट्रेडिंग है, अगर शेयर बाजार में बड़ा बदलाव ये आ गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, ट्रेडिंग भी ऑनलाइन हो गई। आप जो है, पहले क्या होता था कि अगर आपको शेयर बाजार में कारोबार करना है तो वहां फिजिकली जाना पड़ता था, और सबसे बड़ा बाजार मुंबई में था, तो मुंबई से ही होता था। तो उसके बाद NSE बना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। बाकी पहले वैसे कानपुर में, दिल्ली में, इंदौर में, यहाँ सब जगह शेयर बाजार थे, लेकिन आप बिना बाजार में जाए कारोबार नहीं कर सकते थे। तो अब एक बड़ा बदलाव ये हो गया कि आप अपने घर बैठकर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा जो बदलाव अगर आप देखेंगे तो ये हुआ कि जो घर बैठे ट्रेडिंग हो गई, और जो फिजिकल शेयर्स होते थे वो अब सारा कुछ आपका डिपॉजिटरी में चला गया। मतलब आपकी जो भी शेयर होते हैं, जैसे सब आपको एक क्लिक पे फोन में मिल जाते हैं। वो पहले ये होता था कि वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, सर्टिफिकेट खो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। तीसरा जो बड़ा बदलाव ये आया कि विदेशी निवेशक जो थे उनको आने की मंजूरी शेयर बाजार में नहीं थी। तो वो विदेशी निवेशकों के लिए भी दरवाजे खोले गए, उन्होंने भी भारत में पैसे लगाए, उसका फायदा हमारे बाजार को हुआ और अभी हो रहा है। एक और जो बदलाव आया, पहले एक ये होता था कि पहले अगर आप IPO निकालने जा रहे हैं तो सरकार, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे वो स्कूटर का भाव तय करते थे, तो वैसे ही वो IPO का भी भाव तय करते थे। सरकार का जो एक कंपनी होती थी, वो कॉर्पोरेशन था, वो तय करता था। तो वो भी एक हट गया कि भाई अब आप मार्केट विल डिसाइड कि आपकी दाम क्या है। और सेबी जो संस्था है ये 1992 में बनी, जब उसी समय हर्षद मेहता का भी स्टॉक स्कैम हुआ था। लेकिन सिक्योरिटी मार्केट या शेयर मार्केट के लिए जो रेगुलेटर था, ये भी 1991 के बदलाव के बाद ही बना।
तो कुल मिला के मतलब बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आ गया कि आप कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। विदेशी निवेशक आ गए तो उसमें उसका ये भी बना। और अगर मुझे सिर्फ एक ही आंकड़ा अगर आपको बताना है कि जो BSE सेंसेक्स आप बताते कि आज इतना बढ़ गया, आज उतना बढ़ गया, तो ये 1991 में ये 1900 पॉइंट पे था और अभी ये 72,000 से ऊपर है। तो मतलब जितना मान लीजिए पूरे साल भर में मतलब जो नंबर था कई वो तो एक हफ्ते में ही घट बढ़ जाता है जी। तो इतना बड़ा बदलाव जो है ये हमने शेयर बाजार में देखने मिला हमको। जिस सर हमने कारोबारियों के लिहाज से बात की, क्या बदलाव हुए, शेयर बाजार के लिहाज से बात की, लेकिन सर मुझे या फिर आम जनता को क्या फायदा हुआ उससे? नहीं देखिए, अगर हम यहाँ बैठ के बातचीत ही नहीं करते होते अगर ये नहीं हो जाता, क्योंकि ये जो कैमरे जिससे हम शूट कर रहे हैं ये या हर टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें उस समय लाना बहुत मुश्किल होता था। अब या तो ये सामान देश में ही बन रहा है या विदेश से भी आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, इतने मीडिया हाउसेस हो गए हैं, तो हर जगह में क्या मैं कहूँ बाढ़ सी आ गई है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की भी, जैसे पहले अगर मैं बहुत कम अखबार होते थे, टेलीविज़न चैनल तो बिल्कुल ही नहीं थे, इंटरनेट तो बिल्कुल ही नहीं था। तो खैर कहने का मतलब ये है कि फ़ायदा आपको और हमको ये मिला कि हमारे लिए अवसर आगे बढ़ने के बढ़ गए हैं जो कि पहले कम थे। पहले सिर्फ हर आदमी इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना चाहता था, अब भी बनना चाहता, लेकिन इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम आपके पास आ गए जिससे आप अपना गुजारा कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। तो खैर एक जो बड़ा बदलाव, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वेटिंग लिस्ट में अब कंपनियां हैं। पहले ग्राहक जो है वेटिंग लिस्ट में होता था। पहले ये होता था कि भाई मैंने गाड़ी बुक की, मुझे वेट करना है 2 साल, फ़ोन तो मुझे मिलता ही नहीं था। हाउसिंग लोन की मैंने जिक्र किया, उस समय 15-16% का रेट होता था और वो मिलने के लिए भी आपको इतने कागज़ और इतना दिक्कत होती थी कि वो आसानी से मिलता भी नहीं था। अब उल्टी स्थिति है श्रेया, आपने जो कहा कि क्या बदलाव हुआ, तो बदलाव ये हुआ है कि कंपनी आपके पीछे भाग रही है। कंपनियां परेशान इस बात से हैं कि भाई इतने फ़ोन आ रहे हैं कि फ़ोन ले लो, घर ले लो, गाड़ी ले लो। तो पहले ग्राहक भागता था कंपनियों के पीछे कि भाई मुझे सामान चाहिए, मेरे पास पैसे भी है, और अब कंपनियां जो है वो ग्राहक के पीछे भाग रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा, जो अभी भी हम पर कैपिटा इनकम में 142वें नंबर पे दुनिया में, लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं देश की, तो ये इसकी नींव जो है 1991 में पड़ी थी। अगर ये नहीं हुआ होता तो आज हम ये जो दावे कर रहे हैं कि हम 5 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ये बात ही नहीं हो सकती थी। एक और चीज़ जो इंडिविजुअली, जैसे मैंने शेयर बाजार का उदाहरण दिया, एक और चीज़ जो बदली है वो ये है कि पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम पहले जो थी वो लगभग, अगर आप मतलब आप डॉलर और उसके तुलना में आप देखेंगे तो वो हो सकता है थोड़ा 1000 रुपये कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन लगभग 24,000 रुपये 1991 में प्रति व्यक्ति आए थी देश की, और वो अब जाके लगभग 2 लाख रुपये हो गई है। मतलब 8 गुना जो है उसमें लगभग इजाफा हो गया है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये होने के बावजूद भी हम 142वें नंबर पे, तो ये पर्याप्त नहीं है अभी भी जहाँ पहुँचे, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है और ये छलांग आगे लगाए हम लोग। इसके लिए और ज़रूरी है कि जो LPG रिफॉर्म है, जो हमने, जैसे आपने कहा ना कि 1991 में आज़ादी मिल गई, लेकिन अभी भी हम आर्थिक रूप से उतने हमारे देश में आज़ादी नहीं है जितनी किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में मान लीजिए होती है। तो वो हमको अगर ये आय और बढ़ानी है और दुगनी करनी है, तिगनी करनी है, तो इन रिफॉर्म्स को हमको जारी रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं नरसिम्हा राव पर लौट के आता हूँ कि नरसिम्हा राव की वजह से ये हो पाया, और ये अच्छी बात है कि उनको, उनके काम को आज जाके रिकॉग्निशन मिला है भारत रत्न के तौर पे। बिल्कुल सर, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट और ये बिल्कुल कायम रहना चाहिए। और आपने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे मतलब दुनिया में इसका डंका बज रहा है और सरकार ये दम भर रही है कि आने वाले कुछ समय में ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, लेकिन इसकी नींव जो है वो कहीं ना कहीं नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ नहीं रखी थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत प्यार मिल रहा है हिसाब किताब को, ये प्यार बरकरार रखिए और मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार।